हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यार हिंदी का एक महासंग्राम वीडियो, ठीक है, जिसपे आज हम लोग पूरी हिंदी की तैयारी करने वाले। 1 घंटे में आपकी पूरी तैयारी होगी हिंदी की, ठीक है। 1 घंटे में पूरी हिंदी समाप्त करने वाले और आज की इस वीडियो से आपके मस्त नंबर भी हिंदी में पक्के हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यार अब तक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हमने पूरा बताया हुआ है कैसे आपको हिंदी की तैयारी करनी, कौन कौन से प्रश्न पढ़ने, कैसे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण, सब कुछ, ठीक है। देख सकते हो इस तरह से पूरी होगी आपकी हिंदी की पूरी तैयारी, ठीक है। इस तरह से जैसे आज बताने वाले इस तरह से आपकी हिंदी की पूरी तैयारी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो से, एक ही वीडियो से आपके 50 नंबर पक्के होने वाले। एक ही वीडियो से आपके 50 नंबर पक्के होने वाले, मतलब 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। अगर आज आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आज के इस वीडियो से आपके 50 नंबर हिंदी में पूरे पक्के होने वाले। कैसे पक्के होने वाले आपको पता है, आपके हिंदी के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, खंड का और खंड का। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग खंड का पूरा कंप्लीट करने वाले और 50 नंबर आपके एकदम फिक्स करने वाले, ठीक है। 50 नंबर आपके एकदम फिक्स करने वाले आज के इस वीडियो से, ठीक है। तो इसीलिए आज हिंदी का महासंग्राम है और आज आपको 1 घंटे पूरी मेहनत करनी है हमारे साथ। 1 घंटे की पूरी तैयारी पे आप हिंदी में 50 नंबर यार एकदम फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, तो आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से शुरू करते हैं हम लोग हिंदी की तैयारी। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको एक एक चीज पढ़ाते हैं। पूरा मतलब हिंदी का 50 नंबर इसी वीडियो पे पक्का करके जाओगे, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे खंड का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो पे हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, जिनसे आपके 50 नंबर पूरे 1 घंटे के वीडियो पे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज जान लो यार, जब तक आपकी रणनीति अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। इसलिए आपको गोल एक सेट करना होगा, क्या क्या पढ़ना है, किससे हमारे अच्छे नंबर आने वाले, ठीक है। तो हिंदी का 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर में 50 नंबर आपके केवल किससे फिक्स होने वाले वो समझ लो। देखो खंड नंबर का आज की इस वीडियो पे पूरा हम आपको खंड का पढ़ाएंगे और खंड का पे ये भी बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उनको हल करना है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। कैसे कॉपी पे लिखना है, मेन तरीका लिखने का भी होता है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो पे आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। तो पहले बात के सबसे पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी वाला, जो कि 10 नंबर का होता है और 10 प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है। ये 10 प्रश्न भी हम आपको कराने वाले जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न होते हैं और एक एक नंबर के 10 नंबर उससे मिलते हैं। 5 प्रश्न आपके गद्य साहित्य से आते हैं, 5 प्रश्न पद्य साहित्य से, ठीक है। जो गद्य वाले जैसे लेखक वाले होते हैं वो गद्य होते हैं और जो कवि वाले होते हैं वो पद्य होते हैं। तो 5 प्रश्न आपके यहाँ पे गद्य साहित्य से और 5 प्रश्न पद्य साहित्य से, तब जाके आपके 10 नंबर उससे फिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है गद्यांश, जो महत्वपूर्ण गद्यांश होता है, कैसे उस गद्यांश को हल करना होता है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर पूरे नंबर दे, सब कुछ बताने वाले, ठीक है। तो 10 नंबर का गद्यांश भी आपका पेपर में आता है। फिर इसके बाद बात करें पद्यांश आपका जो होता है वो भी आपका 10 नंबर का आता है, ठीक है। पद्यांश कितना आता है वो भी आपका 10 नंबर उससे भी आपको मिलने वाले। सब कुछ हल करना भी बताएंगे पूरा तरीका, ठीक है, आपको हल करके भी दिखाएंगे। फिर बात आती है चौथा, लेखक का जीवन परिचय। आपसे 5 नंबर पे पूछा जाता है, किसी भी लेखक का आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा, उसका साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, सब कुछ बताएंगे कैसे आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है अपनी कॉपी पे, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। फिर 5वां आता है कवि का जीवन परिचय, ये भी आपको 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है, 5 नंबर पे पूछा जाएगा। फिर आती कहानी आपसे पूछ ली जाती, जैसे पंचलाइट कहानी या ध्रुव यात्रा कहानी, ठीक है, ये सारी कहानियां होती, बहादुर कहानी, तो इससे भी आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है खंड काव्य आता है, जिससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से आपके देख सकते हो 10, 10, 20, 10, 30, 35, 5, 40, 45, 50 नंबर केवल आपके इतने से ही फिक्स होने वाले। और 50 नंबर पूरे फिक्स करके जाओगे, ये जान लो आप लोग, टेंशन बिल्कुल ना लेना। 50 नंबर इस खंड का के मतलब एक एक चीज पढ़ाएंगे, बहुविकल्पी पढ़ाएंगे पहले, जो महत्वपूर्ण है कैसे उनको हल करना वो बताएंगे, गद्यांश आपको पढ़ाएंगे, फिर पद्यांश पढ़ाएंगे, फिर लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी खंड का भी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग शुरू करते हैं। आपके इन सभी टॉपिक को एक एक करके सबको देखेंगे और आपको एक एक करके सबको समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यार जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से आपकी मस्त तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को, ठीक है। फिर इस टाइप से 7 नंबर तक प्रश्न देखने, ठीक है। तो शुरू करते हैं।
तो आप सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को। आपसे बताया बहुविकल्पी प्रश्न 10 आएंगे, तो 10 सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते हैं, कैसे आपको उनके उत्तर देने होंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो, पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। और देखो एक चीज़ याद रखना, जिनको इनके आंसर पता हुआ करे वो लोग कमेंट करके भी बता दिया करो, तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ किसकी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो सब लोग कमेंट करके भी जरूर बताया करो। तो देखो पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले का का आपसे इसी तरह से आएगा, पहले के का खा गा घा अंगा तक 5 प्रश्न होंगे जो कि गद्य साहित्य के, फिर दूसरे के का खा गा घा अंगा तक 5 प्रश्न होंगे जो कि पद्य साहित्य, ठीक है। तो पहले का देखो जो गद्य साहित्य का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, पहला परीक्षा गुरु को, दूसरा भाग्यवती को, तीसरा चंद्रकांता संतति को, चौथा अनामदास का पोथा को। 4 आपके पास ऑप्शन है। आपसे कहा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है। तो जिसको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे हमें भी पता चल जाए आपकी कितनी तैयारी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है परीक्षा गुरु को, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। और बात करें इसको आपको एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है, इस पे जब आपको क्वेश्चन ये पेपर पे दिया जाएगा, आपको कॉपी पे जब लिखना तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग तो पड़ जाएगी प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। फिर उसके बाद आपको कैसे उत्तर देना, आपको ऐसे लिखना है, विकल्प नंबर 1 परीक्षा गुरु को बस ऐसे कर देना और ऐसे सही का टिक लगा देना, आपका सही हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी नहीं कॉपी पे उतारना है। जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी आपको ये प्रश्न दिया जाएगा, आपको कॉपी पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ऊपर हेडिंग लगा देनी मस्त से, ऐसे बीच में प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, फिर लिख देना विकल्प नंबर कौन सा, पहला, विकल्प नंबर पहला परीक्षा गुरु को सही है, बस इतना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखना है कॉपी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले का खा नाटक नहीं है, कौन सी रचना इसमें से नाटक नहीं है। पहला है राजमुकुट, दूसरा है गरुड़ध्वज, तीसरा है अपना अपना भाग्य, चौथा आन का मान। तो बताओ इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि नाटक विधा की रचना नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो अपना अपना भाग्य है ये नाटक विधा की रचना नहीं है, ठीक है। अपना अपना भाग्य जो है ये आपकी नाटक विधा की रचना नहीं होगी, ठीक है। और इसका भी आंसर आपको ऐसे ही देना है, विकल्प नंबर कौन सा, तीसरा, विकल्प नंबर तीसरा अपना अपना भाग्य। आपको पूरा तरीका बता रहे लिखने का, जिससे आपको एग्जाम में एक भी नंबर कोई काट ना पाए, ठीक है। अपना अपना भाग्य ऐसे लिखना है और सही का निशान, ठीक है। इस टाइप से आपको कॉपी पे लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन पहले का गया गा नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी रचना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश या भरत भारती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना है वो कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है, ठीक है। तो ये अभी आपके 3 प्रश्न हुए, पहले का का खा गा, ठीक है। आप देखते हैं और भी क्वेश्चन, इनको अगर स्क्रीनशॉट कोई करना चाहे तो कर सकते हो। आप देखते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो जो अगले नंबर क्वेश्चन है वो कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है पहले का गा नंबर तक हो गए। घा नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। आपसे पूछा गया है महके आंगन चहके द्वार रचना किसकी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरीशचंद्र, चौथा है मुंशी प्रेमचंद। तो जिसको पता हुआ करे वो तुरंत कमेंट करके बता दिया को, ठीक है। तो महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है, वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। महके आंगन चहके द्वार रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला है पहले अंगा नंबर क्वेश्चन, प्रोजी सुंदर रेड्डी अर्थात प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। पहला ऑप्शन आधुनिक भाषा, दूसरा ऑप्शन समाज एवं भाषा, तीसरा नंबर भाषा और आधुनिकता, चौथा भाषा का महत्व। तो बताओ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने किस रचना को लिखा है। तो वो है भाषा और आधुनिकता, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी, भाषा और आधुनिकता को इन्होंने लिखा। तो इस तरह से पहले का खा गा घा और अंगा, इससे आपके 5 नंबर फिक्स होते हैं, जो कि गद्य साहित्य के 5 प्रश्न है, ठीक है। गद्य साहित्य के 5 प्रश्न जिनसे आपके 5 नंबर पक्के। अब पद्य साहित्य पे आ जाते हैं, दूसरा नंबर। पहले के का से आपके अंगा तक गद्य साहित्य के प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। और दूसरे के का से अंगा तक आपको किसके मिलेंगे, पद्य साहित्य के 5 प्रश्न, जिससे आपके कितने नंबर फिक्स होंगे, 10 नंबर फिक्स होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्य साहित्य का भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। बताओ भारतेंदु युग से कौन संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन भारतेंदु हरीशचंद्र, दूसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, चौथा ऑप्शन महावीर
प्रसाद द्विवेदी। तो बताओ भारतेंदु युग के कौन से लेखक नहीं है? तो देखो एक चीज देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के लेखक है, भारतेंदु युग के नहीं है, अर्थात यही ऑप्शन सही हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। और ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मेसी, ये किसके हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो ये दूसरे का नंबर प्रश्न हुआ। आप देखते हैं आगे, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट करते रहना। देखो देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। दूसरे का खा नंबर प्रश्न और अंगा तक देखेंगे पूरा, ठीक है। तो दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है आपके पास, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा जो है इसके रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, फिर है राम नरेश त्रिपाठी, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है क्या कि राम की शक्ति पूजा को किसने लिखा है, मतलब इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम की शक्ति पूजा को लिखा है या उनके रचनाकार है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरे का गा नंबर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि धर्म के प्रति अनास्था और शोषक के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। धर्म के प्रति अनास्था और शोषक के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो वो है प्रगतिवाद, ठीक है। वो कौन सा वाद है? प्रगतिवाद की ये प्रमुख विशेषता है कि धर्म के प्रति अनास्था और शोषक के प्रति घृणा, ठीक है, ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरे का घा नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछी गई ये रचना कि चिदंबरा के रचनाकार कौन है, ठीक है। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? तो बताना है आपको। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र। कई सारे लोगों को पता भी होगी कि आपका चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? अभिनव मनुष्य को किसने लिखा है? तो ये तो आपके चैप्टर है, ठीक है। नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। तो अभिनव मनुष्य किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण था दूसरे का अंगा वाला। तो इस तरह से आपके 10 बहुविकल्पी कंप्लीट है। इसी टाइप से 5 गद्य साहित्य से आएंगे, 5 पद्य साहित्य से, आपके 10 नंबर इससे बहुविकल्पी से मिलेंगे, ठीक है। आपको हल करना भी बताया। जैसे इसका दूसरा नंबर प्रश्न सही है तो आपको सिंपल लिख देना विकल्प नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर और सही का निशान कॉपी पे लगा देना, ठीक है। इतने से आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो 10 नंबर आपके इस बहुविकल्पी वाले से पक्के हो चुके हैं। आप शुरू करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न जो आता है आपका कौन सा? आपका प्रश्न आता है गद्यांश वाला, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं गद्यांश को। कैसे आपको गद्यांश कॉल करना उसको बताते, ठीक है। तो इनको नोट कर लो। आप शुरू करते हैं गद्यांश। आप बात करते भैया जो हिंदी पे तीसरा नंबर प्रश्न आएगा, आपके हिंदी के पेपर का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा गद्यांश वाला। आप बात करते हैं गद्यांश को आपको कैसे हल करना और कैसे आपको 10 नंबर अपने फिक्स करने हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्न कुछ इस टाइप से आपके पास आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको मतलब 2-2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे। और बात करें हिंदी के पेपर में, मान लो गद्यांश अगर पूछा गया तो गद्यांश 2 दिए जाएंगे, बीच में अथवा लगा होगा, आपको किसी एक गद्यांश को हल करना होगा। तो हम आपको एक गद्यांश को हल करके दिखा रहे हैं। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में करना एक ही होगा, कैसे करना होगा वो समझो, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से देखना। तो सिंपल समझो, यहां से आपको ये गद्यांश दिया गया और कहा गया दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रश्न ये दिए गए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला गद्यांश है, इसको आपको तैयार भी कर लेना है क्योंकि पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और ये 2024 के पेपर में आपका पूछा भी गया, जो पिछले वर्ष पेपर हुआ है उस पे पूछा भी गया था ये, ठीक है। तो पढ़ सकते हो इसको। सबसे पहले निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। आपको सबसे पहले गद्यांश को पूरा पढ़ लेना जिससे आप पता कर पाओ ये किस पार्ट का है और किसके इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निष्कृष्ट है और वह सबसे अच्छा है, ठीक है, वह सबसे अच्छा है। उसके अहम को इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म छेड़ होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। फिर कहा गया कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है, ठीक है। तो ये आपके पास गद्यांश और इसके 5 प्रश्न हैं। ये प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जाता है। हीनता और कर्म छेड़ का शब्दार्थ क्या है। निंदा रस का उद्गम कब होता है।
तो देखो जो गद्यांश के प्रश्न होते हैं ना उसमें आपको एक प्रश्न केवल आना चाहिए, क्या कि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, और सब आप बना के लिख दोगे 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखना है सब कुछ समझो, केवल आपको ये पहचान लेना कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। और वो कैसे पहचानोगे, देखो जैसे आपने पढ़ा निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा, देख सकते हो बार बार निंदा शब्द आ रहा है, यहाँ भी निंदा शब्द मिला, यहाँ भी निंदा शब्द मिला, तुरंत पहचान जाओ ना यार ये निंदा रस चैप्टर का है जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा वो पहचान जाएगा, तुरंत निंदा मिल रहा है तो आपको याद कर लेना है निंदा रस से मिल रहा है। ठीक है, तो निंदा रस पाठ का नाम हो गया, और लेखक कौन है इसके, हरिशंकर परसाई जी। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पहला प्रश्न में आपको सबसे पहले उत्तर जो होगा उसमें आपको क्या बताना होगा, सबसे पहले पाठ का नाम बताना होगा। पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम तो आपको पता चल गया, पाठ का नाम है निंदा रस। ठीक है, पाठ का नाम क्या है भैया, निंदा रस। और आपको अभी ट्रिक भी बताएंगे इसको लिखना कैसे। ठीक है, पाठ का नाम निंदा रस और लेखक का नाम क्या है, हरिशंकर परसाई। लेखक का नाम क्या है, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए आप अपनी कॉपी पे लिखो बोर्ड वाली में, तो पहले जब पूछा गया प्रश्न प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखे, तो उत्तर आपको डालना उत्तर नंबर पहला। उत्तर नंबर क्या डालोगे, पहला अपनी कॉपी पे डालना, बोर्ड वाली कॉपी पे उत्तर नंबर पहला, और लिखना क्या, सबसे पहले पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। फिर इसके बाद नीचे से एक लाइन आपको लिख देना संदर्भ लिख के। ठीक है, आपसे पूछा केवल पाठ का और लेखक का नाम ही गया, लेकिन अपनी भाषा में अगर संदर्भ बना के लिख देते हो ना तो इससे जानते हो फायदा क्या होता है, एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ इस बच्चे में कुछ काबिलियत है और वो तुरंत खुश होकर अच्छे नंबर देता है। ठीक है, केवल इतना पूछा गया इतना ही लिख दोगे तो कहाँ मजा आएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अपने शब्दों में बना देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी है तो प्रस्तुत, सॉरी पद्यांश नहीं गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन सा पाठ है, निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। पहले ये भी लिखना, उत्तर डाल के लिख देना पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। फिर संदर्भ में लिखना कि आपका मतलब कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से निंदा रस नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक हरिशंकर परसाई। तो इतना लिख देते हो तो 2 नंबर कहीं नहीं जाने, एग्जामिनर तुरंत चेक करेगा, 2 नंबर ये फिक्स। और अगर पहले ही क्वेश्चन पे अच्छा आपने दे दिया तो आगे के क्वेश्चन तो वो जान जाएगा कि भैया इसने तो सही ही किया है। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम, फिर उसका संदर्भ अपने भाषा में बना के लिख दो। इसी से बनाना, पाठ का नाम और लेखक का नाम ही मेन होता है, वो पता है तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया पाठ का नाम और लेखक का नाम। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कौन सा है, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, जहां भी रेखा खींची हुई है ये रेखांकित अंश है। ठीक है, रेखांकित अंश का मतलब जहां रेखा खींची हुई, उसकी आपको क्या करना, व्याख्या करनी हिंदी पे। देखो यहाँ पे लिखा है बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है, जो जो कर्म छीड़ होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसकी आपको जहां से मतलब जितने में केवल लकीर खींची इतने की व्याख्या करनी है। तो उत्तर नंबर 2 डालना है आपको, कॉपी पे डालना है उत्तर नंबर 2 और हेडिंग लगा देनी रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या हेडिंग लगानी, बोर्ड की कॉपी पे इसी तरह से लिखाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको सबसे पहले जब रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग पड़ गई, अब आपको उसमें सबसे पहली लाइन क्या रहेगी कि प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि, इन्हीं पंक्तियों की केवल व्याख्या करनी ना रेखांकित अंश की, तो आपको लिखना प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि। पहली लाइन यही होगी, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि, क्या कहते हैं वो यहाँ से बनाना है। कहा गया बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती, तो आपको लिखना है जिस प्रकार बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बन जाती है वैसे ही कर्म छीड़ होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अर्थात जैसे जैसे कर्म आपका छीड़ होता जाता है वैसे वैसे ही हमारी निंदा जो होती है वो भी बढ़ती जाती है, जो दूसरों की निंदा करने का गुण है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे जिस प्रकार बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है, उसी प्रकार जैसे ही हमारा कर्म छीड़ होता जाता है वैसे ही हमारी निंदा भी बढ़ती जाती है। इन पंक्तियों में लेखक यही कहते हैं, तो इसकी व्याख्या यही हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल पहली लाइन ये होगी प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि, और अपनी भाषा में इसकी व्याख्या आपको कर देनी है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या, और इससे भी आपको तुरंत 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर तीसरा आएगा लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी के उत्तर यहीं पे है, तो आपको पढ़ना है और इसका उत्तर ढूंढना है। कहा गया निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, मनुष्य
से अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सबसे निष्कृष्ट है और वह सबसे अच्छा है। उसके अहम को इससे तुष्टि होती है। फिर बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर और छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। फिर कहा गया है आपका कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को मारता है। प्रश्न यही है कि लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। तो सबसे लास्ट वाली लाइन पे ही है कि आपको लिख देना है इसका उत्तर। लेखक के अनुसार कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। ठीक है, सिंपल यही आपका उत्तर है, बस थोड़ा सा लगा देना। लेखक कहते हैं कि, ठीक है, क्या लिखना है, लेखक कहते हैं कि कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। तो इससे भी आपके 2 नंबर फिक्स। ठीक है, केवल पहला प्रश्न कह रहे हैं पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको पता है, तो आप अपनी भाषा में बना बना सारे प्रश्न कर दोगे। फिर है हीनता। चौथा प्रश्न है हीनता और कर्मक्षीण का शब्दार्थ क्या है। हीनता कहाँ पे, ये रहा हीनता शब्द। हीनता क्या होती है, और ये कर्मक्षीण यहाँ पे था, ये कर्मक्षीण, इसके अर्थ आपको बताना है। उत्तर नंबर आपका कौन सा है, चौथा नंबर उत्तर ये बताना है आपको कि हीनता का क्या अर्थ है और कर्मक्षीण का क्या अर्थ है। हीनता का क्या अर्थ है और कर्मक्षीण का क्या अर्थ है। तो हीनता और कर्मक्षीण के अर्थ समझ लेते हैं। हीनता का क्या मतलब होता है, ठीक है, हीनता का क्या मतलब होता है, हीनता का मतलब होता है तुच्छता। ठीक है, जो व्यक्ति तुच्छता करता है उसे कहते हैं हीनता। तो हीनता का आप सीधा सीधा अर्थ लिख सकते हो तुच्छता। क्या लिख सकते हो, तुच्छता। जो तुच्छ व्यक्ति होता है वो तुच्छता करता है। ठीक है, फिर कर्मक्षीण। कर्मक्षीण का मतलब होता है कर्म से तुच्छता, ठीक है, या कर्म से हीनता। तो आप लिख सकते हो कर्मक्षीण का कर्म से हीनता या कर्म से तुच्छता जो करता है। ठीक है, कर्म से हीनता, तो इसका ये अर्थ हो जाएगा हीनता का तुच्छता और कर्मक्षीण का कर्म से हीनता। तो चौथे पे आपको केवल क्या करना था, हीनता और कर्मक्षीण का शब्दार्थ बताना था। हीनता का मतलब तुच्छता, कर्मक्षीण का मतलब कर्म से हीनता। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा इसका, हीनता और कर्मक्षीण का। फिर 5वां प्रश्न कौन सा है, 5वां प्रश्न देख सकते हो, निंदा रस। 5वां है निंदा रस का उद्गम कब होता है। बताओ अब भैया निंदा रस का उद्गम कब होता है। ठीक है, तो पहला ही लाइन था यार, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ठीक है, तो निंदा का उद्गम कब होता है, हीनता और कमजोरी से होता है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा कि आपका लेखक कहते हैं कि निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। यही पूछा गया है, निंदा रस का उद्गम कब होता है। ठीक है, तो कब होता है आपका, कमजोरी से होता है। ठीक है, तो सिंपल बस यही बता देना, पहली लाइन वाला लेखक कहते हैं कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो पहली लाइन वाला आपका आंसर हो जाएगा 5वें प्रश्न का। मतलब कि यार बस आपको गद्यांश पे जो 10 नंबर मिलते हैं ना, 10 नंबर एकदम फ्री फंड वाले होते हैं। केवल लेखक का नाम और आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। पहला प्रश्न केवल वही आता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखो। पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। दूसरा नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहली लाइन ये रहेगी, लेखक कहते हैं कि, फिर जो आपका हो अपने हिसाब से बना बना के व्याख्या कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। तो इसका अर्थ हमने ढूंढ लिया था, ये कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। बस ये लगा दो, लेखक कहते हैं कि। ठीक है, फिर हीनता और कर्मक्षीण का शब्दार्थ क्या है। हीनता का मतलब होता है तुच्छता और कर्मक्षीण का मतलब होता है कर्म से हीनता या कर्म से तुच्छता। फिर निंदा रस का उद्गम कब होता है, पहली लाइन पे मिल गया, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मतलब जितने प्रश्न होंगे सारे उत्तर आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, यहीं से मिलेंगे, आपके पूरे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो, गद्यांश पेपर में 2 आएंगे। ये जैसे आपका एक गद्यांश है, अथवा लगा होगा बीच में, एक गद्यांश और दिया जाएगा। 2 गद्यांश में करना एक है। ठीक है, जो आपको आ जाए, आपको आसान लग रहा हो वो वाला कर लेना, तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक चीज़ आपको करना होगा, आपको पाठ के नाम और लेखक के नाम ये तैयार करने होंगे। ठीक है, तो सब पाठ के नाम और लेखक के नाम जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये वाला हो गया गद्यांश वाला। हम गद्यांश आपको एक बता दिए, इसी टाइप से आपको करना है। आप शुरू करते हैं, जो पद्यांश वाला प्रश्न आएगा उससे भी आपको 10 नंबर मिलने वाले। कहा था पूरे 50 नंबर फिक्स करा के जाएंगे, तो कराएंगे पूरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पद्यांश को। ठीक है, तो आप जो भैया अगला नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपका ये है पद्यांश वाला। ठीक है, इससे भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। चौथा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको दिया गया पद्यांश और ये रहे इसके आधारित प्रश्न। ठीक है, इनके उत्तर आपको देने हैं। तो पद्यांश, एक चीज़ जान लो, ये पद्यांश भी यार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पद्यांश है जो कि हर साल जाता पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, पढ़ सकते हो। इसी टाइप से आपको पद्यांश दिया जाएगा, 2 पद्यांश आएंगे, बीच में अथवा लगा होगा, दूसरा पद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से एक आपको करना होगा, ठीक है। तो पद्यांश है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ठीक है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, ठीक है। तो ये आपका है पद्यांश और इसके प्रश्न है, पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम, पहला प्रश्न उसी तरह, रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने में रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या कीजिए, इस कविता में कौन सा अलंकार है, इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है और प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है। ये 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों के उत्तर दो, 10 नंबर आपके पक्के, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वाला पद्यांश है, ठीक है। देखो गद्यांश पहचानना तो आसान होता है लेकिन पद्यांश पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, इसलिए आपको पद्यांश के जितने भी पाठ है उनको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप पहचान पाओगे, ठीक है। गद्यांश तो आसानी से पहचान लेते हो लेकिन पद्यांश पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए पद्यांश पे जब आप एक एक पाठ को अच्छे से पढ़े होगे तभी आप लोग पहचान पाओगे, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अगर बात करें ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के गीत नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता है कि ये गीत नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम इसमें जो है उत्तर नंबर पहला जो हो जाएगा वो है गीत, ठीक है। पाठ का नाम जो है गीत, पाठ का नाम क्या है, गीत, गीत है इसके पाठ का नाम। और ये गीत किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। इसको लिखा किसने, इसके लेखक या सॉरी आपका पद्यांश पे कवि होता है और गद्यांश पे लेखक। कवि का नाम क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो पहले प्रश्न का उत्तर यही होगा, पाठ का शीर्षक अर्थात पाठ का नाम क्या है, गीत, और कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। अगर आपको इसमें भी वैसे ही लिख देना जैसे हमने उसमें बताया था गद्यांश वाले पे, इस पे भी आपको वैसे ही लिख देना, ठीक है। संदर्भ, संदर्भ पे क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश, उसमें गद्यांश था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि, काव्य है ना ये, तो काव्यांजलि से संकलित आपका गीत नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि से संकलित गीत नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे हैं, इस पे आप तभी पहचान पाओगे यार जब आप लोग अच्छे से सभी पद्यांश वालों को पढ़ोगे, सारे पद्य वाले चैप्टर पढ़े होगे, ठीक है। क्योंकि पद्यांश पहचानने में सबको दिक्कत होती है, तो उसको अच्छे से जो पढ़े होगा वही पहचान पाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, पाठ का नाम गीत, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जितने में रेखा खींची हुई है उसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका पहले व्याख्या समझो, बीती विभावरी जागरी। देखो इस जो पद्यांश है इसमें क्या बताया जयशंकर प्रसाद जी ने, जो उनकी गीत कविता उसमें बताया गया है, जो मतलब सुबह जो उजाला होता है, प्रकाश होता है, मतलब प्रभात जो होता है, या कह सकते हो जो सुबह आपकी होती है, ठीक है। जो सुबह होती है जब सूर्य आता है, तो वही सारी चीज़ें इसमें बताया गया, मतलब सुबह होने के बारे में बताया गया है। कहा गया है बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी, विभावरी का मतलब समझ सकते हो रात, ठीक है। बीती रात अर्थात रात बीत चुकी है, जागरी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी अब रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ, ठीक है। ये है मतलब बीती विभावरी, मतलब रात बीत चुकी है, जागरी अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी रात बीत चुकी है, अब तुम भी जाग जाओ क्योंकि सुबह होने वाली है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट अर्थात अंबर रूपी पनघट में जो आपका तारा घट उषा नागरी, ठीक है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, मतलब कि जो आकाश रूपी पनघट अर्थात जो आकाश रूपी पनघट है उसमें आपकी उषा रूपी नायिका मतलब नक्षत्र रूपी घड़े को क्या कर रही है, अंबर में डुबो रही है, ठीक है। क्या कहा गया कि अंबर पनघट में डुबो रही अर्थात आकाश रूपी पनघट, पनघट का मतलब है नदी या तालाब, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आकाश रूपी पनघट में जो आपकी उषा रूपी नायिका है वो तारे रूपी नक्षत्र या कह सकते हो नक्षत्र रूपी घड़े को आपका उस अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, ठीक है। ये आपका इसका अर्थ है और इसका ये मतलब है कि मतलब सुबह आपकी होने वाली है, सीधा सीधा मतलब है सुबह होने वाली है, आपका सूर्य अब आने वाला और उसका सभी नक्षत्र अर्थात आकाश हो गया और जो आपके तारे हैं मतलब, ठीक है, तो वो सारे आपका क्या कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें उस पर बताई गई है। तो इसी टाइप से आपको व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। उत्तर नंबर दूसरा यही होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। उत्तर नंबर दूसरा कौन सा हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें आपको यही बताना है, सबसे पहली लाइन होगी
कौन सी कवि कहते हैं कि, उसमें लेखक कहते थे, इसमें कवि कहेंगे। इसमें लिखा जाएगा कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी रात बीत चुकी है, अब तुम भी जाग जाओ क्योंकि सुबह होने वाली है। अंबर पनघट में डुबो रही, अर्थात अंबर रूपी पनघट में जो उषा रूपी नायिका है वो आपका नक्षत्र रूपी घड़े को उसमें डुबो रही है, अर्थात सुबह होने वाली है और सभी उसका स्वागत कर रहे हैं, उस प्रभात का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या पे। ठीक है, फिर अगला नंबर क्वेश्चन तीसरा, इस कविता में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इस कविता में कौन सा अलंकार है तो ये आपको बताना है। तो इस कविता के अलंकार हम बता दे रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण अलंकार है इस कविता के। ठीक है, पहला तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार कब होता है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। जैसे देख सकते हो कुल कुल कुल, अर्थात एक ही का बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा अलंकार कौन सा हो सकता है, मानवीकरण अलंकार हो सकता है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, मतलब मानव के समान बताया जाता है। ठीक है, मानव के समान इसमें बताया जाता है, मतलब निर्जीव वस्तुओं को मानव के समान बताया जाता है। अब जैसे इसमें कह रहा है अंबर पनघट, अंबर को पनघट के रूप में बता दिया गया। ठीक है, और उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी, मतलब कि उषा रूपी नायिका बता दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मानवीकरण पे होता है, जो मानव ना हो उसको मानव के समान बताया जाए तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें कौन कौन से अलंकार हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण। अनुप्रास क्यों हुआ, क्योंकि देख सकते हो जब एक वर्ण का बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और मानवीकरण अलंकार, दो अलंकार इसमें। ठीक है, फिर इस वाक्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है, इस पद्यांश में किस समय का वर्णन है, चौथा उत्तर है। इस वाक्यांश में किस समय का वर्णन है, तो इस वाक्यांश में आप बताओ किस समय का वर्णन है, सुबह का वर्णन है या सुबह हो रहा है प्रभात का वर्णन है। तो आप इसमें लिख सकते हो इस कविता में सुबह हो रहे प्रकाश या सुबह हो रही जो प्रभात है उसका वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप चौथा उत्तर हो जाएगा। पांचवा है प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है। प्रभात अर्थात जो सुबह हो रही इसके वर्णन में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, तो वो आगे भी आपको पता चल सकता है। देखो पढ़ोगे आगे, खग कुल 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 सा बोल रहा, अर्थात खग का मतलब होता है जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो होते हैं कुल कुल आ रहे हैं। ठीक है, अर्थात पक्षी जो होते हैं, जैसे पक्षी सुबह जब होती तो आवाज़ें करने लगते हैं, तो वही चीज़ है, मतलब कि प्रभात के स्वागत में वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब आवाज़ें निकाल रहे हैं सुबह। ठीक है, जैसे कोयल होती कू कू करती उसी टाइप से। ठीक है, फिर किसलय का अंचल डोल रहा। ठीक है, और लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको इसमें बताना है और इसके वाले प्रश्न का उत्तर भी हम आपको यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, तो इसका देख सकते हो यहाँ पे आपको पांचवे वाले इस मतलब हाँ ठीक है, पांचवें उत्तर पे क्या लिखना है यहाँ पे हम आपको लगा देंगे, आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, मतलब आपको इसी का मतलब प्रभात के बारे में क्या कहा गया, प्रभात के बारे में आगे लाइन पे कहा गया है कि सभी पक्षी जो है कोलाहल कर रहे हैं, फिर इसके बाद किसलय का अंचल डोल रहा है, और फिर लतिका जो होती जो मतलब पेड़ों की लताएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, और मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको इसकी व्याख्या इस वाले प्रश्न पे करनी है कि प्रभात का वर्णन क्या हो रहा है। मतलब इसमें लिखना है कवि कहते हैं कि, पहली लाइन तो यही रहती कवि कहते हैं कि, फिर अपनी भाषा में बना के इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लगा देंगे कैसे लिखा जाता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 5 प्रश्न मिलते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, गद्य वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पद्य वाले पे बस यही होता है किसी में पूछ लेता अलंकार कौन सा है, किसी में पूछ लेता रस कौन सा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी, जो पिछले वर्षों पर पूछे गए हो सभी की अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको थोड़ा सा बताया कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब आपका ये प्रश्न भी हो चुका है चौथा। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, देखो पहले बहुविकल्पी आता है 10 नंबर उससे फिक्स, फिर 10 नंबर आपके गद्यांश से, 10 नंबर पद्यांश से। ठीक है, और लिखने का तरीका ये रहेगा, उत्तर नंबर आप देखते भैया जो अगला नंबर प्रश्न आएगा जीवन परिचय वाला। ठीक है, 5वें का नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, चौथे नंबर तक प्रश्न आपके जैसे पेपर में नंबरिंग चलेगी वैसे बता रहे हैं आपको। 5वें का होगा गद्य वाले लेखकों का जीवन परिचय, और 5वें के खा में होगा पद्य वाले कवियों का जीवन परिचय। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा 5वें का कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। आपको 3-4 लेखकों के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दे दिया गया, हरिशंकर
शंकर परसाई जी का दे दिया गया और मान लो प्रोफेसर जी रेड्डी का दे दिया गया। ऐसे 3 लेखकों के जीवन परिचय दिए गए। आपसे कहा जाएगा निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न, और 5 नंबर तब मिलेंगे जब मस्त तरीके से लिखोगे। इसीलिए कह रहे थे तरीका आपको सीखना है मेन। तो देख सकते हो तरीका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम लोग आपको किसी एक का लिखना होगा तो हम किसी एक का लिख के बता रहे हैं। मान लो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हेडिंग पड़ेगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप जब भी जीवन परिचय लिखा जाएगा, जीवन परिचय आपको सबसे पहले इधर इनके जीवन के बारे में मेन पॉइंट लिख दे रहे। जयसिंह का जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रमुख रचनाएं। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा ना तो उसको जैसे इतना मान लो आपने लिखा तो उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा एक एक पढ़ेगा। आपका मेन चीज रहेगा हाँ भैया जन्म इतने में, मृत्यु इतने में, इतना। ये चीज अगर उसने देख लिया, जन्म का सन सही है, मृत्यु का सन सही है, जन्म स्थान सही, पिता का नाम सही, प्रमुख रचनाएं सही, तुरंत आपको सही का निशान लगाएगा और 5 नंबर पूरे दे देगा। क्यों? क्योंकि यार उसके पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी सारी कॉपी होती है, वो पूरा नहीं आपका एक एक पढ़ेगा, वो मेन चीज पढ़ता है। इसलिए किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखो, सबसे पहले उनके जीवन के बारे में मेन पॉइंट लिख दो। जैसे उनका जन्म सन 1907, मृत्यु सन 1979, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, पिताजी का नाम है अनमोल द्विवेदी, प्रमुख रचना अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह आदि। और एक चीज जान लो, अगर आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय देखना चाहते हो तो आपको चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके हमने सारे मतलब जीवन परिचय बताए हैं कवि और लेखकों के। इसी तरह ट्रिक से लिखना सभी के, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो, इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चलती है चैनल पे क्लास 12th की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है। इसके बाद आपकी यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। अब आपको इसी से बना बना के लिखना है। कैसे? देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी। पहली लाइन रहेगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में होता है। यही से बनाओ, जन्म और जन्म स्थान से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये देख सकते हो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। और कॉपी पे जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना, जैसे ब्लू पेन से लिखा जाता है। और मेन चीज जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है तो ये ब्लैक पेन से, तो अपने हिसाब से आप लोग लिखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर ब्लू से ही लिख देंगे तो आपको सही से दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ से ब्लैक पे लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग सही से अपना लिख लेना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। पहली लाइन ये। फिर लिखना इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। लिखा गया इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। फिर लिखा इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके जो पिता थे वो ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे, मतलब उनको ज्योतिष और संस्कृत का बहुत ज्ञान था, ठीक है। तो अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। मतलब जब पिताजी के पास ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान है तो उनका जो पुत्र होगा वो उत्तराधिकार से वैसे भी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अपने पिता जो होंगे वो पुत्र को तो सिखाई देंगे। तो वही चीज है, अतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हो गई, क्योंकि उनके पिता को आती थी तो उन्होंने सिखा दिया, ठीक है। फिर इनकी प्रतिभा का जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां ये 11 वर्ष तक, ये चीज यहाँ पे नहीं लिखा था, वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। यहाँ से वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। इनकी मतलब जो प्रतिभा का विशेष विकास हुआ शांति निकेतन में हुआ, विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में, वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे और वहीं ये रचनाएं भी करते रहे, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा गया सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें क्या किया, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हो गई। तो ये हो गया जीवन परिचय। अब इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना होगा, क्योंकि आपसे पेपर में साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों पूछा जाता है। इसके बाद हेडिंग लगेगी साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय पे आपको क्या बताना होगा, साहित्य के बारे में कि इन्होंने मतलब कौन कौन साहित्यिक रचना किया, कैसे किया, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे, मतलब कैसे रचनाकार थे, ये चीजें साहित्यिक परिचय पे। फिर इन्होंने साहित्य के इतिहास
को एक नई दिशा प्रदान की। इन्होंने साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की और ये प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक भी थे, ठीक है, और समर्थ आलोचक भी थे। इसी टाइप से आप एक दो लाइनें और बना के लिख सकते हो। बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचना की। इस तरह से आप एक दो लाइन चाहो तो बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको यही करना, अगर इस तरह से लिखते हो तो कोई भी 5 नंबर से अगर 4 नंबर दे दे तो कहना 5 में 5 पूरे मिलेंगे। पहले इस तरह से लिखना, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर इसके बाद आपसे क्या करना है, कुछ रचनाएं लिख देना। जब साहित्यिक परिचय लिख देना, नीचे आपको जो 4-5 रचनाएं याद करे हो वो लिख देना। जैसे ये थी, हमने यहाँ पे 1-2 लिखी थी, आपको और भी याद कर लेनी। जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी जी की याद कर लेना, अशोक के फूल, कुट्टज, विचार संग्रह, ये सब तो है। और भी आप 1-2 याद कर लेना और वो यहाँ पे नीचे लिख देना, क्योंकि रचनाएं देखो क्या क्या लिखना होता है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। तो ये इतना लिखने के बाद नीचे रचनाएं लिख देना। 5 नंबर आपके कोई भी काट नहीं सकता। जैसे लेखक का लिखा गया वैसे ही कवि का लिखा जाएगा, ठीक है। 5वें के खा पे आपको कवि का मिलेगा, कवि का भी सेम लिखा जाएगा, जीवन परिचय इस तरह से। पहले आपको यही मेन पॉइंट उसके लिखना है, जीवन के जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, प्रमुख रचनाएं, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय। और कह रहे हैं आपसे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमने सारे कवि और लेखकों के करा रखे हैं। आप जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी की, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया 5वें का खा नंबर प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखते हैं 5वें का खा नंबर, इससे 5 नंबर आपके कंफर्म, ठीक है। अब इसके बाद जो 5वें का खा नंबर प्रश्न होगा उसमें भी प्रश्न ऐसा ही रहेगा। निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। आपको इस तरह से 3 कवियों के नाम दिए जाएंगे, जैसे पहला जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हिरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो इनमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको जैसा भी लेखक का बताया वैसे ही कवि का लिखना है। आपको इससे भी 5 नंबर आपके पूरे फिक्स, ठीक है। 5 नंबर इससे भी मिल जाएंगे, जैसे बताया वैसे लिखने को, ठीक है। आपका हमने बताया, हमने सारे लेखक और कवियों के जीवन परिचय अपने चैनल पे करा रखे। आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, हिंदी की प्लेलिस्ट पे, ठीक है, चैनल पे है। तो आप लोग इस तरह से किसी भी कवि का, इनमें से किसी एक ही का करना होता है। इसी तरह से 3 नाम दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर आपके इससे भी फिक्स, ठीक है। तो आपसे हमने 6 टॉपिक की बात की थी, तो अभी तक कौन कौन से हो चुके हैं? 7 टॉपिक, ठीक है। 7 टॉपिक में आपका बहुविकल्पी हो चुका है, गद्यांश पद्यांश वाला हो चुका है। तो 10 20 10 30, 10 बहुविकल्पी के, 10 गद्यांश के, 10 पद्यांश के, 30 नंबर वो। 5 नंबर आपके जीवन परिचय के, गद्य वाले के, और 5 नंबर पद्य वाले के। तो 40 नंबर ये फिक्स हो चुके हैं। आप 5-5 नंबर किससे बचते हैं? 6वें के का नंबर, और ठीक है, मतलब 6वां और 7वां प्रश्न। 6वें पे आपका कहानी आएगी, या तो पंचलाइट कहानी या बहादुर कहानी, और 7वें पे खंड काव्य आएगा। तो अब उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। आप बात करते हैं 6वें नंबर प्रश्न की। 6वां प्रश्न जो होगा, हमने आपसे कहा 6वें प्रश्न पे आपसे ये कहा जाएगा कहानी के बारे में। आपसे या तो पंचलाइट कहानी का सारांश पूछेगा, या तो बहादुर कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है। पंचलाइट कहानी का, या तो बहादुर कहानी का सारांश, या तो एक कहानी का ध्रुव यात्रा का भी पूछ लेता है, ध्रुव यात्रा का, ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी का, ध्रुव यात्रा कहानी। तो ये 3 कहानी मेन पूछी जाती हैं। अगर आप इनमें से 2 कहानी याद कर ले तो पंचलाइट और बहादुर, तो आपके मतलब 5 नंबर एकदम फिक्स, ठीक है। अगर दो कहानी केवल तैयार कर लो, पंचलाइट और बहादुर, तो आपके 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे, कहीं भी जाने वाले नहीं, ठीक है। और कहानी लिखना कैसे देख सकते हो, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। आपको अपनी कॉपी पे पहले हेडिंग लगा लेनी, कौन सी की? प्रश्नोत्तर संख्या 6। जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिले, सिंपल लगा लेना हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 6। प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालोगे। इसके बाद आपको करना क्या है? सीधा सीधा हेडिंग लगाना पंचलाइट। अगर पंचलाइट लिख रहे हो तो लिखना पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है। आपको शब्द भी दिए जाते हैं, देखो हम बता रहे हैं कितने शब्दों में लिखना रहता है। शब्द सीमा आपकी जो होती है, ठीक है, शब्द सीमा आपकी होती है 80 शब्द। 80 शब्दों में आपको लिखना है, इसे 80 शब्दों में लिखना है, ज्यादा ना लिखना, जितना पेपर में खुद लिखा रहेगा कितने शब्दों में देना, ठीक है। ये नहीं कि 2-3 पेज भरे हो। 80 शब्द का है, 80 से 100 शब्द तक लिख दो, ठीक है। 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। आप कैसे लिखना है देख सकते हो, हम यहाँ पे आपको लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से आपको लिखना है। जैसे आपको देख रहा होगा पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी कैसे लिखा गया अपनी भाषा में आप लोग देख सकते हो। और अगर इसको ट्रिक से समझना चाहो, अगर इसको ट्रिक से समझना चाहो कैसे ये कहानी आप ट्रिक से याद कर सकते हो, एकदम ट्रिक से, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहां पे आपको हमने एकदम ट्रिक से इस वीडियो पे सिखाया हुआ है कि कैसे आप लोग पंचलाइट कहानी को एकदम ट्रिक से याद कर सकते हो। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी भी आपको ऐसे ही करना है, हमने एकदम ट्रिक से
मतलब सिखाया हुआ है कैसे पंचलाइट और बहादुर कहानी आप एकदम सुनते ही याद कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा समय देके उस वीडियो को जाके देखना है, ठीक है। पंचलाइट कहानी देख सकते हो, बहादुर कहानी देख सकते हो। केवल आपकी शब्द सीमा 80 शब्द की रहेगी और आपको पूरा लिख देना है पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को, ठीक है। तो ये रही पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी। तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो और हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। ऐसे ही आपको लिखना है पूरा सेम, ठीक है। तो आपको अच्छे से 80 शब्द पे लिखना है, 5 नंबर इसके फिक्स, तो 45 नंबर ये हो गए। फिर इसके बाद 7वां प्रश्न जो आएगा वो हमने कहा था खंड काव्य वाला आएगा। आप देखो खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य जो होता है वो आपका मतलब हर जिले के लिए अलग अलग होता है। किसी जिले का मतलब ये नहीं कि पूरे यूपी के एकदम फिक्स है, ठीक है। हर जिले का अलग अलग होता है। किसी में रश्मिरथी खंड काव्य चलता है, किसी में त्यागपति चलता है, ठीक है। सारे खंड काव्य अलग होते हैं, मतलब सारे जिलों के। आप लोग खंड काव्य तभी कर पाओगे जब आप अपने, देखो जिसको खंड काव्य ना पता होगे हमें कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, वो अपने स्कूल पे हिंदी वाले टीचर से पूछ सकता है कि सर जी हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। देखो अगर हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ रश्मिरथी खंड काव्य चलता है, ठीक है। तो अगर खंड काव्य आता है जैसे रश्मिरथी खंड काव्य, तो आपसे उसमें क्या पूछा जाता है, मान लो पूछ लिया गया जैसे रश्मिरथी हमारे यहाँ चलता है, उसमें पूछा जाएगा रश्मिरथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का उल्लेख कीजिए, ठीक है। या आपसे मान लो रश्मिरथी पे कर्ण का चरित्र चित्रण पूछ लेता है, ठीक है, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण पूछ लेता है, तो इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खंड काव्य आपके यहाँ जो चल रहा होगा वो आपको पहले पता कर लेना अपने स्कूल से। सबके यहाँ का अलग होता है, किसी के यहाँ साकेत खंड काव्य चलता है, रश्मिरथी, त्यागपति, ठीक है, सबके यहाँ का अलग होता है। जिले वाइज से मतलब होता है, ठीक है, जिसका जो जिला वहाँ का अलग होता है। तो आपको अपने स्कूल कॉलेज में पता कर लेना खंड काव्य कौन सा है और उस खंड काव्य को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। खंड काव्य की शब्द सीमा भी आपकी 80 शब्द ही होती है, ठीक है। 80 शब्द पे इसको भी लिखना होता है, 80 शब्द। जो चीज आपसे पूछे जाए, देखो पहले तो आपके जैसे रश्मिरथी की बात करें, रश्मिरथी में 7 सर्ग हैं, 7 में से किसी सर्ग का आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि रश्मिरथी का प्रथम सर्ग बताओ, या श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण बताओ, या आपका कर्ण का चरित्र चित्रण बताओ, या आपके पास कोई और खंड काव्य, तो आप लोग उसमें जो क्वेश्चन बैंक हो उस पर देखना कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब उस पर देखोगे तो आपको क्वेश्चन बैंक में दिख जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस पर प्रश्न आपको मिलेगा 80 शब्दों में करना होगा, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर। क्योंकि यार खंड काव्य वाला सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सारे जिलों का अलग अलग होगा। मतलब आपको दिए सारे जाएंगे, देख सकते हो हम यहाँ पे लगा देंगे स्क्रीनशॉट। इस टाइप से 6 से 7 आपको दिए जाएंगे। जिसके जिले का जो होगा, जिसने जो पढ़ा हो वो कर देना, ठीक है। जिसने जो पढ़ा हो अपने हिसाब से कर देना। आपको 6-7 दिए जाएंगे, इसमें से करना एक ही होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपके 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको जैसे बता रहे ऐसे ही तैयारी करनी है। आपको पहले बहुविकल्पी तैयार करने होंगे। बहुविकल्पी तैयार करने के लिए आपको करना क्या होगा, अभी हम भी आपका मतलब इंपॉर्टेंट कराएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपकी जो क्वेश्चन बैंक है हिंदी की वो ले लो और उससे आप मतलब बहुविकल्पी को रोज तैयार करो, ठीक है। गद्य वाले भी, पद्य वाले भी। फिर उसके बाद जो गद्यांश है, जो जितने भी पिछले वर्षों पे गद्यांश पूछे गए हो उनके पाठ और लेखक के नाम देखो और उनको कैसे हल करना है रफ कॉपी पे, उसकी भी प्रैक्टिस करो। पद्यांश की प्रैक्टिस करो। जीवन परिचय आपको कम से कम 4 जीवन परिचय, 4 गद्य से याद कर लेना, 4 पद्य से। आप कभी भी जीवन परिचय में फंसने वाले नहीं हो, ठीक है, आराम से आप कर लोगे। फिर इसके बाद आपका ये आएगा बहादुर और पंचलाइट कहानी तैयार कर लेना। और खंड काव्य पे जो आपका खंड काव्य पहले कॉलेज पे पता करना, उस खंड काव्य को आपको तैयार करना है। क्वेश्चन बैंक में देखना कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं खंड काव्य से, उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 50 नंबर हिंदी के खंड नंबर का के आपके पक्के होते हैं, ठीक है। 50 नंबर पक्के होते हैं, ठीक है, एक ही वीडियो से। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो यार तो वीडियो को लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से आपकी तैयारी चल रही क्लास 12 की सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। आज का ये पहला वीडियो था जिसमें महासंग्राम वीडियो पे हमने केवल खंड का आज का कंफर्म किया है। आप जो अगला वीडियो आएगा खंड खा, उस पर कंफर्म कर देंगे हम, ठीक है। बहुत ही जल्द आपका 1-2 दिन पे आएगा खंड खा वाला, उस पर हम पूरा खंड खा आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो 50 नंबर वो पक्के हो जाएंगे, 50 से 100 नंबर पूरे एकदम पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो बहुत ही जल्द वो वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपकी मस्त तरीके से आई चले, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो।